हेलो बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं हम लोग अपने प्रतिदिन के कार्यों जैसे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना और सोचना, इन सब को करने के लिए किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इस भोजन के बारे में हम आज के इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखना, भोजन में किन किन पोषक तत्वों का ख्याल रखना और भोजन करते समय उसकी निश्चित मात्रा को किस प्रकार से ज्ञात करना, यह हम इस अध्याय में जानेंगे। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले रोगों के बारे में भी हमें इसी अध्याय में ज्ञात होगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, भोजन के घटक। भोजन में पोषक तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन उपस्थित होते हैं। साथ ही खनिज पदार्थ भी भोजन में पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों की उपस्थिति को हम लोग भोजन के परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं। खाद्य पदार्थों का परीक्षण, यह हमारे इस वीडियो का दूसरा बिंदु होगा। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए हम विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध होते हैं। उसके पश्चात है भोजन में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए बरतने वाली सावधानियाँ, अर्थात भोजन के रखरखाव में की जाने वाली सावधानियाँ। चौथा बिंदु है संतुलित आहार। संतुलित आहार के बारे में, यानी कि हम अपना भोजन कितनी मात्रा में कौन कौन से पदार्थों को लेकर प्राप्त करें, उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। अंतिम बिंदु है पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले विकार या अभावजन्य रोग, यानी कि संतुलित आहार में जो 6 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और यहाँ जल नहीं है लिखा, लेकिन जल भी हमारे पोषक तत्वों में ही शामिल है क्योंकि शरीर की अधिकतर जैविक क्रियाएँ जल में ही संपन्न होती हैं, जल की सहायता से ही संपन्न होती हैं। तो इन 6 पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो हमारे भोजन में निश्चित होनी चाहिए। अगर वह संतुलित नहीं होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करें। आप अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का विज्ञान भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज की यह चर्चा हम कक्षा 8वीं के विज्ञान, कौन सी कक्षा 8वीं के विज्ञान का अध्याय 15, जिसका नाम है कितना भोजन कैसा भोजन। ठीक है, यहाँ पर इस अध्याय में जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, कितना भोजन और कैसा भोजन, मतलब हमको कितना भोजन प्रतिदिन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, यानी भोजन में कौन कौन से पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नियमित रूप से मिले तो उसके शरीर के पोषण की ज़रूरत पूरी हो जाती है, किंतु यह सही नहीं है। भोजन में यदि एक चीज़ खाएं तो सारे पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते। यदि भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ और प्रोटीन, वसा वाले पदार्थों के साथ पर्याप्त विटामिन और खनिज वाले पदार्थ हों तो भोजन संतुलित होता है। ठीक है, तो हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थों का होना आवश्यक होता है। सबसे पहला हमको क्या चाहिए, मुख्य खाद्य पदार्थ चाहिए। मुख्य खाद्य पदार्थ का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करें, क्योंकि भोजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले जो भी कार्य होते हैं उनके लिए अपने शरीर में शक्ति का अनुभव करते हैं। मतलब किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमको किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। तो ये जो मुख्य ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वह खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक बड़ा भाग होता है और इसी से हमें दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में कई प्रकार के विकास और दैनिक कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है और शरीर मजबूत बनता है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे वसा यानी तेलीय पदार्थ भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं।
फिर हमारे शरीर में होने वाली पाचन संबंधित क्रियाएं, इनको संपन्न करने के लिए कई प्रकार के विटामिन और खनिज पदार्थों की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, इनका जब एक निश्चित अनुपात हमारे भोजन में उपस्थित होता है तो उसको हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। आगे देखते हैं। अतः हमारा भोजन मिला जुला होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, संतुलित भोजन की परिभाषा दी हुई है, इसको आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लीजिए। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ होते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। आइए देखें कि कौन सी चीज़ें खाने से ये पदार्थ हमें मिलते हैं। मतलब हमको अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज किन किन भोज्य पदार्थों से मिल सकते हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। भोजन में एक या दो पदार्थ मुख्य होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि। कुछ देशों में आलू, केला या रतालू यानी शकरकंद भी भोजन के मुख्य पदार्थ होते हैं। आपके भोजन का मुख्य पदार्थ क्या है? मतलब मुख्य पदार्थ से अर्थ ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो थाली में आप देखेंगे थोड़ी सी सब्जी, दाल, अचार आदि परोसा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से या तो चावल परोसा जाएगा जिसके साथ आप इन चीज़ों को खाएंगे, या रोटी परोसी जाएगी, है ना। मतलब एक बड़ा भाग भोजन का जो होता है पदार्थ, उसको हम मुख्य पदार्थ भोजन का कहते हैं। यह बड़ा भाग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक कार्यों को संपन्न कराने में हमारी सहायता करती है। किंतु आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। अतः यदि कोई व्यक्ति पेट भरकर केवल चावल या गेहूं या आलू ही खाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा और उसे कई बीमारियां हो सकती हैं। शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए और मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए भोजन में प्रोटीन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। वैसे तो प्रोटीन सभी पदार्थों में होते हैं, किंतु सभी प्रकार की दालों, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दूध, दही, अंडा, मछली और मांस में ये अधिक मात्रा में होते हैं। मक्खन, घी और सभी प्रकार के तेल वसा या चर्बी के बने होते हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन पोषक पदार्थों की उपस्थिति ही संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार वह आहार जिससे शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ एवं तत्व निश्चित अनुपात में हों। यह व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर भी निर्भर करता है। अब हम पोषक पदार्थों के एक ऐसे समूह के विषय में पढ़ेंगे जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होते हैं। ये हैं विटामिन और खनिज लवण। नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जैसे सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, मुनगा, सहजन, पपीता, आंवला, आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, गुड़, मांस, अंडे, दूध। आइए देखें किससे क्या क्या मिलता है। ऊपर हमने बहुत सारे खाद्य पदार्थों के नाम पढ़े हैं। अब किन किन खाद्य पदार्थों से हमको किस किस भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, इसको हम नीचे दी गई सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, सारणी में सबसे पहले दिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू और रतालू यानी शकरकंद से भी प्राप्त होता है। ये हमारे भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। दूसरा है वसा। वसा यानी फैट।
ये हमें मक्खन, घी, तेल आदि से प्राप्त होता है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है। ये हमें दालें, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन आदि से प्राप्त होता है। चौथा और पांचवा विटामिन एवं खनिज पदार्थ हैं जो हमें गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम, टमाटर यानी सभी प्रकार के फल, सब्जियों, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें भोजन में काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं, किंतु विटामिनों की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन यह कम मात्रा भी ना मिले तो गड़बड़ हो सकती है। विटामिनों के असली नाम और हैं, केवल इन्हें ABCD आदि नाम से भी जाना जाता है। नीचे कुछ विटामिनों के नामों के साथ यह जानकारी दी गई है कि शरीर में उनकी कमी होने पर कौन सा रोग हो सकता है। आपकी पुस्तक के अनुसार यहाँ जैसे दिया हुआ है 3-4 विटामिनों के नाम। पहला है विटामिन A। यह दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों, टमाटर और गाजर में पाया जाता है। यदि शरीर में विटामिन A की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा है विटामिन B। यह ऐसे विटामिनों का समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों आदि में पाए जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में रक्त की कमी, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, बेरी-बेरी, तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम न करना आदि रोग हो सकते हैं। तीसरा है विटामिन C। विटामिन C की कमी से चमड़ी के रोग हो जाते हैं, जैसे कि स्कर्वी। ये हमें आंवला, संतरा, नींबू आदि खट्टे फलों से प्राप्त होता है। चौथा है विटामिन D। यह विटामिन दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि में पाया जाता है। वैसे विटामिन D धूप की उपस्थिति में शरीर में अपने आप भी बनता रहता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन D की उपस्थिति में हो सकता है। अतः शरीर में चाहे विटामिन D की कमी हो, चाहे कैल्शियम की हड्डियां कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हों, है ना, इनके लिए हमको विटामिन D चाहिए होता है ना। इसकी वजह से विटामिन D की कमी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इनके अलावा विटामिन E और K होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। चलिए यहाँ दिए गए चार्ट के माध्यम से हम पोषक तत्वों की कमी से होने वाले अभावजन्य रोगों और उनके लक्षणों के बारे में जानते हैं। आप अपने आसपास देखिए, क्या आपको इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं? अगर आपको इस प्रकार के व्यक्ति जिनमें यह अभावजन्य रोगों के लक्षण उपस्थित हैं आपको दिखाई दें, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उनके अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है। सबसे पहला है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में दुर्बलता और वृद्धि का रुकना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां व पेचिश आदि रोग हो सकते हैं। दूसरा है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कम दिखाई देना, अंधापन या रतौंधी जैसे रोग हो सकते हैं। यानी विटामिन ए हमारी आँखों को कमज़ोर कर देता है। इसमें लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यह इसके लक्षण हैं। तीसरा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियाँ, काम करने में ऊर्जा की कमी। चौथा है पोषक तत्व विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, यह लक्षण दिखाई देते हैं। पांचवा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह
रोग का लक्षण है हड्डियों का मुलायम होना या मुड़ जाना, यानी कि हाथ पैर की हड्डियां कैसी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। छठवां है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से रोग में हड्डियां तथा दांतों का कमज़ोर होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें खून की कमी भी हो जाती है। कमज़ोर दांत और हड्डियां इसके प्रमुख लक्षण हैं। सातवां है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलकंठ रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक कमजोरी का आना। आठवां है लोह तत्व। लोह तत्व यानी कि आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी का रोग हो जाता है। एनीमिया होने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है। कम चलने पर भी अधिक थका हुआ लगता है। नाखून सफ़ेद हो जाते हैं और ज़्यादा नींद आने लगती है। व्यक्ति थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। तो आपने देखा कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन रोगों को दूर करने के लिए अगर हम यह पोषक तत्व जिनकी कमी शरीर के अंदर हो गई है एक निश्चित मात्रा में ग्रहण करना प्रारंभ कर दें तो हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की जो कमी से होने वाले रोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब चलिए पुनः अपनी पुस्तक के अनुसार देखते हैं इन रोगों के बारे में क्या जानकारी है। हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें आयोडीन, लोहा, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में कई स्थानों के लोगों को भोजन में आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए बाज़ार में मिलने वाले नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आपने देखा होगा नमक के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो सरकार एक निश्चित मात्रा में जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसे बनाने का निर्देश देती है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में लोह तत्व न हो तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बनता है। लोह तत्व अर्थात आयरन। इस रोग को रक्त अल्पता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एनीमिया कहते हैं। यह रोग होने पर मरीज की त्वचा फीकी या सफ़ेद सी दिखाई देती है। जीभ चमकदार और चिकनी हो जाती है। आँखों की पलकों के अंदर का भाग, नाखून तथा मसूड़े रंगहीन हो जाते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सा काम करने पर ही व्यक्ति को थकावट महसूस होने लगती है। रक्त अल्पता या एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, मांस, अंडे और मछली खानी चाहिए। इसमें काफ़ी लोह तत्व होता है। इन्हें खाने से रक्त अल्पता से बचा जा सकता है और कुछ हद तक इसका इलाज भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में जाना है। यहाँ देखिए चित्र में देख रहे होंगे आप एक सेहतमंद भोजन की थाली में 40% सब्जियाँ, 10% फल, 25% अनाज और 25% प्रोटीन के पदार्थ होने चाहिए। ये तो हो गए हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, है ना। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त एक और पदार्थ भी है जो हमारे भोजन का आवश्यक भाग है, वो है जल। आपने यह अनुभव किया होगा कि यदि लंबे समय तक पानी न मिले तो ज़ोर से प्यास लगती है। हम बेचैनी महसूस करने लगते हैं। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। एक गिलास में लगभग 200 मिलीलीटर पानी आता है। हिसाब लगाइए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें एक दिन में कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए। जी हाँ, ठीक कहा, 10 से 12 गिलास पानी हमको पीना चाहिए। क्या पीने के पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है? जो जल देखने में हमें स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्मजीव तथा घुले हुए कुछ अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं।
जल यानी वाटर अर्थात H2O। जल मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग जल ही होता है। नगर निगम अथवा नगर पालिकाएँ घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती हैं, जिसे जलोपचार के नाम से जाना जाता है। आइए देखें कि जल को पीने के लायक कैसे बनाया जा सकता है। घरों में जल को कैंडल फिल्टर के उपयोग से छनन द्वारा अपद्रव्यों को दूर किया जाता है। यह एक प्रचलित भौतिक विधि है। जल को उबालकर किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? उबालने से जल में अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जल में घुली गैसें निकल जाती हैं तथा अनेक घुलित लवण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार उबालने से जल की अनेक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। यह पीने योग्य हो जाता है, किंतु जो अशुद्धियाँ पृथक हुई हैं वो जल में ही होती हैं। इसलिए उबालने के उपरांत जल को निथार कर अथवा छान कर ही उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उबालना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की एक उत्तम विधि है, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो हमने जाना बहुत से घरों में जल को उबाल कर पिया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है, किंतु क्लोरीन की गोलियां हमेशा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए, वरना यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से पोषक तत्व, जल एवं पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस वीडियो का अगला भाग हम लोग जल्द ही आपके सामने लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।